आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम एमपीपीएससी 2020 से संबंधित विभिन्न आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो हम ये जानेंगे कि अनुसूचित जाति आयोग में संरचना कैसी है, कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और इनको अपने पद से पृथक किनके द्वारा किया जाता है या फिर अपना ये त्यागपत्र कैसे प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात किनके कार्य क्या होते हैं और इनसे संबंधित जो अन्य प्रावधान होंगे हम उनके बारे में भी बात करेंगे। हमने पहले बात की हुई है कि अनुसूचित जाति आयोग होगा जो अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। प्रारंभ में जब निर्माण किया गया था, हमने बात की हुई है जब अनुसूचित जाति की बात कर रहे थे, उसी टाइम पे जब ये आयोग स्टार्टिंग में बनाया गया था 65वें संविधान संशोधन के द्वारा 1990 में, तो अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग उस टाइम पे दोनों आयोग एक ही हुआ करते थे। ये कब की बात है? 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहां पर दो अलग अलग कमीशन का निर्माण नहीं किया गया है, एक ही कमीशन हुआ करता था उस टाइम पे दोनों जातियों से संबंधित प्रावधानों के लिए। 65वें संविधान संशोधन 1990 में एक आयोग होगा एसटी और एससी, दोनों के लिए एक ही आयोग का निर्माण किया गया था। बाद में क्या हुआ, शायद जनसंख्या बढ़ी हो, ज्यादा लोगों को हो गए हो, काम करने में असुविधा होती रही हो, तो इसीलिए क्या किया गया या फिर मांग उठी कि ये दोनों किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित मतलब जातियां नहीं है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, इनके लिए अलग अलग आयोगों का निर्माण करना चाहिए। तो फिर क्या होता है, एससी वाले आयोग के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे एसटी आयोग के बारे में। तो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये आप नोट डाउन करते चलिए, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है कि एक नया आर्टिकल जोड़ के संविधान में 338 का जोड़कर एसटी आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का निर्माण किया जाता है और इसे एक पृथक निकाय बना दिया जाता है। 338 में जैसा कि हमने देखा था, 338 में शेड्यूल कास्ट के बारे में, अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया था, उसी तरह अनुसूचित जनजातियों के बारे में 338 का में संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया। ये हुआ संविधान संशोधन हुआ 2003 में। और जो ये एसटी आयोग है इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण आप डेट जरूर नोट कर लीजिए, 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना की गई एसटी आयोग की। अब क्या होता है, जब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं कुंवर सिंह टेकाम, जो हमारे मध्य प्रदेश में सीधी जिले में एक धौनी तहसील है, धौनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से ये विधायक भी रहे हैं। तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकाम। तो ये नाम आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। जो विंध्य क्षेत्र संबंधित व्यक्ति होंगे, जो सीधी जिले के होंगे, तो उनको तो ये पता ही होगा इनके बारे में, कुंवर सिंह टेकाम धौनी से भी विधायक हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 19 फरवरी 2004 को। अब इस आयोग की संरचना क्या है, और ये वैसे तो एक, जैसे आपको पता है कि एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 338 ए में इसके बारे में बताया गया है। अब इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें कौन कौन सदस्य अध्यक्ष होता है। तो सबसे पहले इसमें एक अध्यक्ष होते हैं। इसकी संरचना सेम अनुसूचित जाति आयोग जैसी ही सिमिलर होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, थोड़ा चेंज होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो एक अध्यक्ष होगा, इसमें एक उपाध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 अन्य सदस्य होंगे इसमें, 3 अन्य सदस्य। अब इसमें क्या एक प्रावधान किया गया है, अध्यक्ष के लिए तो वही सेवाएं, वही अर्हताएं हैं जो अनुसूचित जाति वाले अध्यक्ष के लिए थी, मतलब इसे किसी से राजनीति या सामाजिक कार्यकर्ता होना आवश्यक है।
राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता। ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए कि पूछा जा सकता है। राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता, और जो ये 3 सदस्य एवं एक उपाध्यक्ष होता है, इनमें से किन्हीं 2 का अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित होना आवश्यक है। ये एक विशेष अर्हता है जो इसे अनुसूचित जाति वाले से अलग करती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति आयोग में जो उपाध्यक्ष एवं अन्य 3 सदस्य होंगे, उनमें 2 लोगों का क्या अनुसूचित जाति संबंधित होना आवश्यक है? तो नहीं। यह व्यवस्था सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए की गई है कि जो एक अध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होंगे, मतलब ये जो 4 लोग होंगे अध्यक्ष को छोड़कर, उनमें से 2 लोगों का एसटी से संबंधित होना आवश्यक है। अभी बात चल रही है कि शायद इसमें जो है तो महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा और एक सदस्य का महिला होना भी आवश्यक किया जाएगा, पर अभी तो यही प्रावधान किया गया है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इस आयोग की, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इस आयोग में जो है तो ये राष्ट्रीय आयोग है, जैसा कि आपको पता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और टेन्योर क्या होता है? विभिन्न प्रकार की जो सेवा शर्तें होती हैं, पदावधि होती है, सब कुछ किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान में इनके बारे में नहीं बताया गया कि इनको कितनी समय के लिए मतलब अपॉइंट किया जाएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। अपना ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति इन्हें हटाता भी है। हटाया कैसे जाता है? राष्ट्रपति इन्हें किसी भी प्रकार से अगर ये समझते हैं कि ये लोग अब अपने पद पे रहने के मतलब काबिल नहीं है या फिर अपने पद पे रहने के सक्षम नहीं है, तो राष्ट्रपति उन्हें बिना विशेष प्रक्रिया के, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, जैसे चुनाव आयुक्तों को के लिए हक को हटाने के लिए अपनाई जाती है, वैसी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। इन्हें अपने पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं अपने मन से विवेचना करके। अगर उनको लगता है कि अपने पद पे रहने के योग्य नहीं है तो उन्हें हटाया जा सकता है, या फिर अगर ये अपने पद पे नहीं रहना चाहते हैं तो त्यागपत्र भी दे सकते हैं। अभी इनका टेन्योर कितना फिक्स किया गया है इस टाइम पे? तो इस टाइम पे इनका भी टेन्योर 3 वर्ष के लिए ये लोग नियुक्त करते हैं। बाद में क्या होता है? इस टेन्योर को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, कोई फिक्स टेन्योर जो कि संविधान में नहीं दिया। राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। पुनः नियुक्ति की बात आती है तो ये सभी जो व्यक्तियां होते हैं, तो इनमें जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं तो पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। पर क्या होता है? पुनः नियुक्ति के पात्र होने के साथ साथ एक शर्त अवश्य है कि ये 2 बार से ज्यादा, केवल 2 बार अपने पद पर रह सकते हैं। इसके बाद यह तीसरी बार पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो क्या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या अनुसूचित जाति या फिर जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं, इन्हें क्या अपने पद पर तीसरी बार नियुक्त किया जा सकता है? तो नहीं, इन्हें सिर्फ 2 बार अपने पदों पर नियुक्त किया जा सकता है, तीसरी बार के लिए अयोग्य होते हैं। और इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनका कहीं से कहीं तक संबंध सरकार के द्वारा नहीं किया जाता, ना राष्ट्रीय सरकार मतलब राज्य की सरकार के द्वारा और ना केंद्रीय सरकार के द्वारा। ये सीधे राष्ट्रपति को अपने इस्तीफा देते हैं और राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है, हटाता है। सारे कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने इनके ये जाना कि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये आयोग बनाया क्यों गया है, तो सबसे बड़ी बात करते हैं हम इनके कार्य के बारे में। ये हमने पिछड़ा वर्ग आयोग देखा है और अनुसूचित जाति आयोग देखा है। तो उनमें सबसे पहला कार्य यही होता है कि जो अनुसूचित जाति से संबंधित मामले हैं या फिर जो अनुसूचित जाति से संबंधित नियम कानून बनाए गए हैं हमारे देश में, तो वो किस तरह से फॉलो हो रहे हैं, किस तरह से उन लोगों को लाभ मिल पा रहा है जो उन जातियों से संबंधित है। तो वही इनका कार्य होता है कि सबसे पहला कार्य है इनका मूल्यांकन करने का। जो नियम बन चुके हैं, लागू हैं, उन नियमों का क्या करते हैं? ये मूल्यांकन करते हैं कि पूरी तरह से जनता को इसका लाभ, जो इस जाति से संबंधित व्यक्ति हैं उनको इसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। सेकेंडरी कार्य क्या होता है? जो सेकेंड कार्य होता है ये होता है रक्षण का। ये प्रोटेक्शन करते हैं किसका? जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति हैं उनके राइट्स का, जो उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं राइट्स कानून के द्वारा, नियमों के द्वारा। यही जो इनका मूल्यांकन किया था जिन नियमों का, तो नियमों का मूल्यांकन करने के साथ साथ अगर किसी के इन कानूनों के किसी के वायलेशन हुआ है, किसी को सप्रेस किया गया है इस जाति संबंधित व्यक्ति को, तो उसकी जांच करेगा ये कमीशन और अपनी बात को आगे बढ़ाएगा और उसका रक्षण करने का कार्य इसी आयोग के द्वारा किया जाता है। और क्या किया जाता है? किसी अन्य प्रावधान के बारे में सिफारिश की जाती है। जैसे ये मूल्यांकन किया, इन्होंने देखा कि जो कानून चल रहे हैं वो शायद नाकाफी है, इन कानूनों के द्वारा इनकी अपलिफ्टमेंट उन्नयन नहीं हो पा रहा है, उत्थान नहीं हो पा रहा है। तो यह क्या करते हैं? नए कानूनों की, नए प्रावधानों की सिफारिश भी केंद्रीय सरकार को भी करते हैं और जो राज्य की सरकारें होती हैं उनको भी ये लोग सिफारिशें
नए कानूनों के लिए सिफारिशें भी करने का काम इनका होता है। और क्या होता है, जब राज्य होता है या फिर जो केंद्रीय शासन होता है, उनको जब किसी मामले में किस अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों में सलाह की आवश्यकता होती है, तो ये किनसे सलाह या परामर्श करते हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से सलाह एवं परामर्श के बाद ही उनसे संबंधित विधियों को, नियमों को, कानूनों को बनाया जाता है। सलाह एवं परामर्श देने का भी कार्य इनके द्वारा किया जाता है। अब एक विशेष कार्य आता है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि प्रतिवेदन देते हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या ये प्रतिवेदन प्रतिवर्ष देते हैं? ऐसा लिखा हुआ है, तो प्रतिवर्ष जैसी कोई बात नहीं है। जब इनको मन पड़े या फिर राष्ट्रपति, जब इनको जरूरत महसूस हो या फिर राष्ट्रपति इनसे प्रतिवेदन की मांग करे, तो ये उतने टाइम पीरियड में ये प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं और राष्ट्रपति को देते हैं ये प्रतिवेदन। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्या प्रतिवेदन अपना संसद के पटल पे रखते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इसे संसद के पटल पे रखा जाता है। और जो इनमें संबंधित जो सिफारिशें की गई होती है नए परामर्शों के लिए, नए कानून बनाने के लिए जो सिफारिशें की गई होती हैं, उन सिफारिशों को संसद के द्वारा स्वीकृत करना होता है। अगर संसद इसे अस्वीकृत करती है तो संसद को क्या बताना होता है? संसद को कारण बताना होता है। अस्वीकृति का कारण बताना आवश्यक होता है कि हमने ये जो परामर्श दिया था, सिफारिशें जो इनकी इस आयोग के द्वारा की गई थी, उनको अस्वीकृत क्यों कर रहे हैं, ये कारण बताते हैं। इसी रिपोर्ट को राष्ट्रपति क्या करते हैं? अगर कोई संबंधित राज्य है तो राज्य के विधानसभा में भी इस रिपोर्ट को रखा जाता है, राज्य विधान सभा में। अब क्या होगा, आपको पता ही है कि संसद ऊपरी सदन हमारे देश का सबसे बड़ा सदन है, तो संसद में अगर अस्वीकृत किया गया है तो कारण बताना पड़ रहा है। तो अगर राज्य विधानसभा भी इनकी सिफारिशों को अस्वीकृत करती है संबंधित राज्य की, तो उसे भी अस्वीकृति का कारण बताना पड़ता है कि हमने इनके जो प्रावधान है, इनकी जो शर्तें, इनको स्वीकृत क्यों किया है। अस्वीकृति का कारण बताना पड़ता है। प्रतिवेदन प्रतिवर्ष या प्रति जो भी टाइम होगा उसमें राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देंगे। तो इस प्रकार इनके कार्य बहुत प्रकार से भिन्न नहीं है। जिस तरह अनुसूचित जाति आयोग क्या कर रहे थे, पिछड़ा वर्ग आयोग कार्य कर रहा था, वैसे ही ये भी कार्य करते हैं। अन्य जो प्रमुख तथ्य हैं इससे संबंधित तो है कि ये इनका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी जस्ट बने हैं, अभी आजकल में उनकी न्यूज आई है कि हर्ष चौहान को अनुसूचित जनजाति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हर्ष चौहान का संबंध इंदौर जिले से है, मतलब हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो इसीलिए ये थोड़ा एमपीपीएससी में थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो भी जाते हैं क्योंकि, और पहले अध्यक्ष के बारे में बात की थी वो भी हमारे मध्य प्रदेश से ही संबंधित थे, कुंवर सिंह टेकाम। तो जो अभी के अध्यक्ष हैं उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। संबंधित कहां से है ये? इंदौर से। ऐसा भी पूछ सकता है कि अनुसूचित जनजाति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये कहां से संबंधित हैं, तो ये इंदौर जिले से संबंधित है। अब क्या होता है कि जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात की थी, तो प्रत्येक क्षेत्र में इसके कार्यालय नहीं बनाए गए हैं, मतलब प्रत्येक राज्य में इनके कार्यालय नहीं होते हैं, ये पर एक राज्य द्वारा इसकी बॉडी का निर्माण नहीं किया जाता है। उसी तरह क्या है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसके भी राज्य में बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसके बस 6 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं जो जिस राज्य में बनाए गए वहां की राजधानियों में बनाए जाते हैं। तो हम क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में देख लेते हैं। तो इसका पहला क्षेत्रीय कार्यालय है जयपुर में, जो आपको पता है कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहां पर है। अगला है भोपाल में, जो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहां पर इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है। तो ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, क्षेत्रीय कार्यालय मैच द कॉलम में पूछ सकता है या फिर अन्य तरीकों से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। और ये राज्य के नहीं है, ये क्षेत्रीय कार्यालय है कि डायरेक्ट अगर इन क्षेत्रों में किसी के अधिकारों का हनन हुआ है, मूल्यांकन करने के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए इन्हें डायरेक्ट दिल्ली न जाना पड़े, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यालय खोल दिए गए हैं। तो जयपुर भोपाल हो गया, एक रायपुर में है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, एक भुवनेश्वर में है जो उड़ीसा की राजधानी है, एक भुवनेश्वर में हो गया, जयपुर भोपाल रायपुर भुवनेश्वर, और एक रांची में है जो झारखंड की राजधानी है,
रांची झारखंड की राजधानी है और एक शिलोंग में है जो मेघालय में स्थित है। हमारे पूर्वी राज्यों में के लिए भी एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया। तो इस प्रकार के क्षेत्रीय कार्यालय, जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो ये यहाँ पर स्थित हैं जो अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित हैं। तो इस प्रकार हमने इसके जो तो कार्यों को जाना, इसके स्थान कहां पर है, कहां पर क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में जाना और संबंधित अन्य प्रावधानों के बारे में जाना कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और इनके कार्य क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात की। आगे के लेक्चर में हम अपने राज्य के अनुसूचित जाति आयोग, मतलब जो भोपाल में जो क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्योंकि स्टेट की बॉडी नहीं है, फिर भी हम हमारे भोपाल में है, तो हम एक इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे कि किस लिए ये महत्वपूर्ण है, किस तरह से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।